नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पार्थ और आज हम फिर से एक बार अवध को लेकर के जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा काफी दिनों का गैप हो जा रहा है, चलिए छोड़िए, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो आज हम अवध में जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, वैसे तो ये अगर देखा जाए तो ये अवध का टॉपिक नहीं है, लेकिन समय काल और घटना जो है कहीं न कहीं अवध से लिंक है, तो इसलिए ये अवध का टॉपिक भी बन जा रहा है और उसी साथ समय में हुआ और कहीं न कहीं ये जुड़ा है। तो आइए फिर से देखते हैं हम। तो आज का जो टॉपिक है वो है नंद कुमार को फांसी। तो सबसे पहली बात आती है कि नंद कुमार कौन है, नंद कुमार कब हैं और इनको फांसी कब हुई। क्योंकि यहाँ पर ये बात हो रही है 1775 की, तो क्या 1775 में भी भारत में सुप्रीम कोर्ट था? क्या 1775 में भारत में हाई कोर्ट थे? इन सारी बातों का जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है, उसको बस एक सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। आप जानते हैं कि 1757 यानी कि प्लासी का युद्ध, ठीक, और प्लासी के युद्ध से जो सबसे बड़ा कार्य हुआ वो ये कि जो सत्ता का केंद्र नवाब थे बंगाल में, वो नवाब अब सत्ता के केंद्र के तौर पर नहीं रहे। अब कहीं न कहीं जो सत्ता थी, जो ताकत थी, वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई और पूरी तरह से ये सत्ता तब आ गई जब बंगाल, अवध और मुगलिया सल्तनत ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों से एक साथ लड़े और दुर्भाग्यवश ये तीनों सेनाएं हार गई और अंग्रेजों के हाथ बंगाल के साथ साथ अवध और दिल्ली भी लग गया। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। जब अवध हारा तो वो बस अगर देखा जाए ध्यान से सारी बातों को हटा करके तो सिर्फ अवध की हार थी, यानी 1764 बक्सर का जो युद्ध था वो सिर्फ अवध की हार थी। कारण इसका कैसे? क्योंकि आपने देखा कि उसमें बंगाल के नवाब भी हैं, यानी मीर कासिम भी उसमें हैं। लेकिन मीर कासिम की हार क्यों नहीं थी? क्योंकि मीर कासिम बंगाल के अपदस्थ नवाब थे। पटना हत्याकांड करके मीर कासिम भाग करके अवध में आकर के शरण लेते हैं, तो एक शरणार्थी राजा के पास या शरणार्थी नवाब के पास कितनी ही ताकत होगी। और दूसरी तरफ यानी कि मुगलिया सल्तनत के जो राजा हैं, शाह आलम द्वितीय, वो भी अवध में ही शरण लिए हुए हैं। तो ना ही शक्ति बंगाल के नवाब के पास है और ना ही शक्ति मुगलिया सल्तनत के राजा के पास है, क्योंकि दोनों ही कहीं न कहीं आश्रित हैं नवाब अवध के नवाब पर। और मूल युद्ध जो था वो कहीं न कहीं अवध के नवाब से ही और अंग्रेजों से था। और अवध के नवाब बक्सर के युद्ध में 1764 के बक्सर के युद्ध में हार जाते हैं और इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। और 1765 की संधि में जो भी 50 लाख रुपए का हर्जाना देना होता है इनको, अवध के नवाब को, और सब कुछ नोच लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज अपनी सेनाएं रख देते हैं अवध में और उस सेनाओं का खर्चा भी किसको देना है? तो उस सेना का खर्चा भी अवध को ही देना है, यानी सेनाएं अंग्रेजों की और खर्चा अवध को देना है। अवध पर कब्जा ना करने का एक मूल कारण कि अभी भी अंग्रेजों को मराठों से डर था और वो कहीं न कहीं अवध को एक बफर जोन बनाना चाहते थे। बफर जोन का अर्थ होता है कि दो बड़ी शक्तियों के बीच एक कोई छोटा सा देश हो, एक कोई छोटा सा राज्य हो, तो बफर जोन का काम करता है, उसे बफर जोन कहते हैं।
तो बफर जोन बनाना चाह रहे थे अवध को, इसीलिए अवध पर एक तरह से अधिकार नहीं किया, लेकिन अवध को एक दुधारू गाय की तरह बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने। बार बार अवध से उन्होंने पैसे निकलवाए, बार बार उन्होंने अवध से पैसे निकलवाए। एक समय ऐसा आया जब अवध के नवाब की मृत्यु हुई, शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो जाती है, और शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद उनका पुत्र आसफ-उद-दौला गद्दी पर बैठता है। लेकिन आसफ-उद-दौला की अपनी मां से और अपनी दादी से ठीक से बनती नहीं, और जो धन का केंद्र है वो कहीं ना कहीं आसफ-उद-दौला की मां और उसकी दादी के पास ही है। और उस समय वॉरेन हेस्टिंग कहीं ना कहीं भारत में आ चुके हैं, या यूं कहें तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाए जा चुके हैं। 1773 एक अकाल पड़ा था बंगाल में, और उस अकाल का कारण बंगाल में कंपनी की नीतियां ही थीं। 70 से 73 के बीच एक अकाल पड़ा बंगाल में, बहुत भीषण अकाल। कहा जाता है कि 1/3 जनसंख्या बंगाल की समाप्त हो गई। तो अब आप कहेंगे कि अकाल पड़ता होगा, लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि विश्व का सबसे ज्यादा अमीरतम क्षेत्र, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र, विश्व की सबसे बड़ी उपजाऊ क्षेत्र, जहां विश्व के सबसे बड़े बड़े शहर हैं, जहां विश्व के सबसे बड़े धनी लोग रहते हैं, आखिर वहां अकाल कैसे पड़ गया, यह समझने वाली बात है। आज की भारत से तुलना हम नहीं कर रहे हैं, हम उस भारत से तुलना कर रहे हैं जो 1707 का भारत था। और 1707 का भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का केंद्र था, विश्व के सबसे ज्यादा युद्ध लड़ने वाला राष्ट्रों में से एक था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का राज्य था, सबसे बड़े धनी क्षेत्र था। दिल्ली सबसे बड़ा अमीर राज्य कहा जा सकता है, या सबसे बड़ा अमीर स्थान था। तो ऐसे क्षेत्र में, ऐसे समय में, बंगाल जैसे बेहतरीन इलाके में कैसे ये अकाल कैसे पड़ गया? तो इस अकाल का कारण था कंपनी की बहुत ही बेकार नीतियां। कारण कि एक तरफ तो कंपनी लूट ही रही थी आम जनमानस को, और दूसरी तरफ लूट रहे थे कंपनी के वो घूसखोर अफसर, उस घूसखोरी में लिप्त अफसर, और दोनों मिलकर कंपनी को लूट रहे थे। एक अफसर एक तरफ अमीर हो रहा है, एक तरफ कंपनी अमीर हो रही है। और वहां बैठे ब्रिटेन में बैठे लोगों को या ब्रिटेन बैठे बैंकों को यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई साहब जो एक अदना सा आदमी कंपनी में नौकरी कर रहा है। बस आज के हिसाब से सोचिएगा, ये पहली बार ऐसा था जब विश्व के किसी देश पर विश्व की किसी एक कंपनी ने अधिकार कर लिया था। ये पहली बार ऐसा था, ये पहली बार ऐसा हुआ था। और उस कंपनी ने अधिकार ही नहीं कर लिया था, वो कंपनी शासन चला रही थी, उस देश को गवर्न कर रही थी। और वो कंपनी बार बार जब ब्रिटेन के बैंकों में जाकर कहती भाई हम तो बहुत बहुत गरीब हो गए, हमें लोन चाहिए, लोन चाहिए, तो वहां के पार्लियामेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि इस कंपनी में कार्य करने वाले वो लोग, छोटे से छोटा अधिकारी जा रहा है भारत और अरबों खरबों की संपत्ति लेकर के आ रहा है, और एक कंपनी इतनी गरीब क्यों हो जा रही है। तो इस कंपनी की बातों को समझने के लिए, बंगाल को ठीक ढंग से चलाने के लिए 1773 में एक एक्ट आता है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का अर्थ है कि रेगुलेट करना, यानी नियंत्रित करना। किसको? तो कंपनी को और कंपनी के लोगों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन द्वारा एक एक्ट लागू किया जाता है। और उसी एक्ट के तहत कहीं न कहीं वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और उसी एक्ट के तहत कहीं न कहीं बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, या कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कर दी जाती है। और 1775 में उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंगाल में नवाबियत खत्म कर दी जाती है। बात समझ रहे हैं? ये सारी घटनाएं एक साथ चल रही हैं।
अब जब वॉरेन हेस्टिंग आया है, यानी एक ऐसा आदमी आया है जो निहायती घुसखोर है, आदमी निहायती घुसखोर है। मतलब एक दो केस नहीं। जब हम वॉरेन हेस्टिंग को जब पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग को, लेकिन अभी के लिए बस जान लीजिए कि एक दो केस नहीं, हजारों ऐसी घटनाएं आपको मिल जाएगी जहां वो आदमी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए घूस ले रहा है। कहीं वो बंगाल के किसी विधवा बेगम से घूस ले रहा है, तो कहीं वो अवध की बेगमों की को लूट करके धन ले रहा है, तो कहीं वो अवध के नवाबों के जो पहले से संधि है उस संधियों को तोड़ करके जबरदस्ती धन ले रहा है, तो कहीं चैत सिंह पर या बनारस पर जबरदस्ती दुनिया भर का टैक्स लगा कर उनसे जबरदस्ती धन की उगाही कर रहा है, या गोरखपुर का कांड करके गोरखपुर से जबरदस्ती धन निकलवा रहा है, या वर्धमान या बिहार वाले क्षेत्रों में जमींदारों से जमींदारी छीन करके वहां से जबरदस्ती टैक्स ले रहा है। यानी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टैक्स कहां से दे रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है, बस उसे एक चीज से मतलब है कि उसका खजाना भर रहा है। कंपनी का खजाना नहीं, उसका स्वयं का खजाना भर रहा है। लेकिन अब इतिहास है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, और इतिहास ने वैसा ही दिया वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग जब यहां से जाते हैं, उन पर मुकदमा चलता है, महाभियोग चलता है। ये अलग विषय है कि उसी समय, उसी महाभियोग के समय ही फ्रांस की क्रांति हो जाती है, जजों का ध्यान उन पर से हट जाता है। लेकिन ये मुकदमा इतना लंबा चला कि वॉरेन हेस्टिंग पर लगभग 64 करोड़ का कर्ज हो गया था। वॉरेन हेस्टिंग बाद में एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि अगर ज्यादा सही यही रहा होता कि मैंने अपना गुनाह पहले ही कबूल कर लिया होता, तो इन चीजों से भी वो गुजरे पाएंगे। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल भारतीय राजाओं और भारतीय जनमानस के लिए बहुत बुरा रहा, और उन्हीं बुरे कार्यों में से एक कार्य था नंद कुमार को फांसी। उन्हीं बुरे कार्यों में से एक कुमार था नंद कुमार को फांसी। और एक बात ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग को स्पेशली नियुक्त क्यों किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग को स्पेशली नियुक्त किया गया था कि आप ये जो बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घुसखोरी बढ़ रही है, बेईमानी बढ़ रही है बंगाल में, उसको कंट्रोल करिए। तो ऐसा लगा कि वॉरेन हेस्टिंग उस घुसखोरी बेईमानी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए नियुक्त हुए हैं। उन चीजों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। उनका ईगो इतना बड़ा है कि हर बात को वो स्वयं पर ले लेते हैं। क्लियर है? तो ये घटना उस समय की है 1775। ये घटना उस समय की है जब बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी है। बंगाल में नवाबों का कार्यकाल समाप्त कर दिया जा चुका है। ये नंद कुमार बंगाल के ही एक जमींदार हैं। राजा नंद कुमार इनको कहा जाता है, लेकिन ये राजा नहीं बल्कि जमींदार थे। और ऐसा नहीं कि कंपनी के बहुत विरोधी आदमी थे, कंपनी के खिलाफ ये एकदम विद्रोह फूंक दिए थे, तलवार, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपनी के बहुत वफादार आदमी है नंद कुमार। ये कंपनी के बहुत वफादार आदमी हैं। कंपनी के लिए टैक्स कलेक्ट करते हैं ये। हाँ, लेकिन इनके कुछ चाहने वाले जो हैं वो काउंसिल में हैं। एक काउंसिल होती है गवर्नर जनरल की, जिसमें 4 गवर्नर जनरल को छोड़ करके 4 और सदस्य थे। तो उसमें से एक सदस्य जो है वो गवर्नर जनरल के साथ है, लेकिन बाकी 3 सदस्य गवर्नर जनरल के विरोध में है। तो उन तीनों के उकसाने पर ये नंद कुमार जो हैं वो वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ कहीं न कहीं चले जाते हैं, जिसका खामियाजा इन नंद कुमार को भुगतना पड़ता है। आखिर में ये केस इतना पॉपुलर क्यों हुआ, क्या बातें हुई, तो सारी बातों को विस्तार से हम करेंगे। चलिए लाइन बाय लाइन
हम लोग देख ले, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए कि इस समय बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी है। बंगाल में पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण है। ये वही समय है जब मराठे कमजोर हो चुके हैं। ठीक, मराठे पर्याप्त कमजोर हो चुके हैं। ये वही घटना है जब अभी टीपू सुल्तान एकदम अपने चरम पर चल रहे हैं, यानी कि टीपू सुल्तान के जो पिता हैं हैदर अली अपने चरम पर हैं। अभी हैदर अली की मृत्यु अभी नहीं हुई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वो घटना है। इस समय जो अवध है, अवध में अगर राजा नवाब देखा जाए तो आशरफ उद दौला हैं, जिनका कार्यकाल 1775 से लेकर 1797 तक था। और अगर हम बात करें कि कौन राजा है मुगलिया सल्तनत का, तो शाह आलम द्वितीय हैं, जिनका शासनकाल 1760 से लेकर 1806 तक चला। शाह आलम द्वितीय मुगलिया सल्तनत के उस समय राजा हैं। आसफ उद दौला अवध के नवाब हैं। ठीक, और बंगाल में नवाबियत समाप्त कर दी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के पहले जज एलिजा एम्पे हैं, और वो एलिजा एम्पे हेस्टिंग के बहुत ही पुराने साथ पढ़े हुए मित्र हैं, दोस्त। ठीक है, इस समय में एक घटना घट रही है, और वो घटना क्या है और किस प्रकार से उसमें उस एक आदमी को फांसी दी जा रही है, उसी बात को आज हम यहां पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक इतिहास में मुकदमा चलाकर दी गई यह पहली फांसी थी। यानी कि आधुनिक भारत में, आधुनिक इतिहास में किसी व्यक्ति को मुकदमा चलाकर दी जाने वाली फांसी, ये प्रथम फांसी है। अगर पूछा जाए कि पहली फांसी कौन थी, फांसी तो वैसे बहुत राजा महाराजाओं ने दी, लेकिन मुकदमा चला करके सुप्रीम कोर्ट में दी जाने वाली पहली फांसी यही नंद कुमार की फांसी है। नंद कुमार से पहले मुकदमा चला करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं हुई थी। तो फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से अंग्रेजी न्यायिक प्रणाली से के तहत जा करके जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार फांसी दिया, वो व्यक्ति थे कौन? नंद कुमार। क्लियर है? कब दिया फांसी? तो 1775 में दिया। कहां दिया फांसी? तो बंगाल में दिया। बंगाल में कहां दिया फांसी? तो कलकत्ता में, फोर्ट विलियम में दिया। फोर्ट विलियम के पास एक कुआं है, उसी कुएं के पास दिया फांसी। क्लियर है? ये प्रश्न का जवाब मिलता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न बाकी है, क्यों दिया फांसी, उसका जवाब भी मिलेगा अभी। आगे बढ़ते हैं। 3 हिस्टोरिकल केस है लीगल हिस्ट्री में। हिस्ट्री में अगर लीगल हिस्ट्री में जब हम देखेंगे तो 3 बड़े बड़े केस हैं। ठीक है, तीनों केसों को हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, चिंता मत करिएगा। पहला केस जो है वो राजा नंद कुमार का, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। दूसरा केस जो है वो पटना केस है, और तीसरा केस जो है कोसी जुरा केस है। ठीक है, ये 3 केस हैं आधुनिक हिस्ट्री के। ठीक है, लीगल हिस्ट्री में, आधुनिक हिस्ट्री में, लीगल हिस्ट्री में 3 प्रमुख केस है। उनमें से पहला केस जो है नंद कुमार का केस है, और वही आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 1769 से 1773 के बीच बंगाल में अकाल पड़ा। बंगाल की 1/3 आबादी मर गई। ठीक, बंगाल में 1769 से लेकर 1773 के बीच एक अकाल पड़ा। अकाल मतलब आप जानते होंगे, ऐसा समय या ऐसी परिस्थिति जब कि अनाज ना हो, अनाज का उत्पादन ना हो और लोग भूख से मरने लगे। ऐसी सिचुएशन को अकाल कहते हैं। ठीक, तो बंगाल में अकाल का बहुत एक लंबा इतिहास है। बंगाल में उस समय भी अकाल पड़ेगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा होगा, और यहां का सारा गेहूं लेकर के मिस्टर चर्चिल ब्रिटेन मंगा लेंगे, और भारत के बारे में नहीं सोचा जाएगा। तब भी बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा, और उससे ज्यादा नरसंहार नहीं हो सकता जितना उस समय लोग मरे। तो अभी हम वहां की बात नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ की बात करेंगे। तो
1769 से 1773 के बीच बंगाल में क्या पड़ता है? बहुत बड़ा अकाल पड़ रहा है। और उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है? तो कंपनी है, कंपनी की नीतियां हैं। क्योंकि जो कंपनी है उसका किसी दूसरी कंपनी से कोई अब तुलना नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। मार्केट में सिर्फ वही अब छाई हुई है। उसने सारे अपने प्रतिद्वंदियों को, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, सबको अपने रास्ते से हटा दिया। ठीक, पहला। दूसरा, जितने भी यहां के कारीगर थे वो कारीगरों ने अपना बिजनेस छोड़ दिया या फिर छोड़ना पड़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं कंपनी थी, इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। कंपनी कहीं ना कहीं क्या कर रही है? यहां बहुत ज्यादा एक तरह से अत्याचार कर रही है। लूटना एक हद तक सही है, एक व्यक्ति लूट रहा है, सही है, लेकिन यहां एक व्यक्ति नहीं लूट रहा है, कंपनी तो पैसा लूट रही है। प्लस कंपनी के जो शागिर्द हैं वो सब यहां अमीर होने के चक्कर में हैं। सब किसी ने दूसरे आदमी से एक छोटे से छोटा कार्य कराने के लिए घूस की प्रथा चल रही है, रिश्वत की प्रथा चल रही है। तो छोटे से छोटा कार्य कराना है किसी को तो घूस देगा, कंपनी में रिश्वत देगा, तो पैसा कंपनी में तो जा नहीं रहा है, वो व्यक्ति ऑफिसर ले रहा है। तो आदमी जो जो था, एक सामान्य आदमी, वो और गरीब हो जा रहा है, यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है, और ये अंग्रेज अफसर धनी और धनी होते चले जा रहे हैं। क्लियर है? तो 1773 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अब कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कि भाई साहब कंपनी नियंत्रण में रहे, कंपनी को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, कंपनी बार बार लोन ले रही है ब्रिटेन में जाकर के, ब्रिटेन के बैंकों से, कंपनी के शागिर्द धनवान होते चले जा रहे हैं, कंपनी गरीब होती चली जा रही है। तो इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेट करना यानी एक तरह से नियंत्रित करना। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है ताकि ब्रिटेन वाले, या यूं कहें तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट वहां की ही कंपनी पर जो कि भारत में है उसको नियंत्रित कर सके, उसको अपने कंट्रोल में रख सके। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कब? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और उसी एक्ट के तहत क्या किया जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग को क्या किया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आप कहेंगे कि तो क्या इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होता था? नहीं, इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होता था, बंगाल का गवर्नर होता था। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, भारत का पहला वायसराय कौन है। ठीक है, ये बातें कमेंट बॉक्स में जरूर से छापिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का वायसराय, ये पहले पहले का एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि क्लासों में कई बार ये बताया जा चुका है। चलिए, तो वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद। उसी एक्ट के तहत ही कहीं न कहीं भारत में के कलकत्ता में भारत के कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और उसी सुप्रीम कोर्ट के पहले जज बने एलिजा एम्पेन। क्लियर है? आगे बढ़ते। लेकिन जो सोचकर बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग को, जिस बात को सोच के बनाया गया था कि ये कंपनी के अफसरों को नियंत्रित करेंगे, कंपनी को नियंत्रित करेंगे, कंपनी के का जो डेथ है यानी जो लोन की बहुत ज्यादा राशि है, कंपनी जो गर्त में जा रही है उसको उबारेंगे, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने किया। बल्कि ये भी अपने पहले के अफसरों की तरह ही धन उगाही में लगे रहे, यानी लूटते रहे, और ये उनसे कहीं 10 कदम आगे निकलकर उनको लूटते रहे। बढ़िया से लूटना इन्होंने प्रारंभ किया। इनकी नियुक्ति के बाद तो ऐसा लगा जैसे इनको रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए नहीं नियुक्त किया गया, बल्कि इनको लूट मचाने के लिए नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति के बाद ऐसा प्रतीत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजशाही नामक एक इलाका था जो वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता था। यहाँ की जमींदारी रानी भवानी की थी। उनकी सारी फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई। राजशाही नामक एक इलाका था जो वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता था। बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, बंगाल, जब भी आप बंगाल कहते हैं, जब भी पहले पहले बात होगी तो हम बंगाल ही कहेंगे। आज वो बंगाल नहीं है, आज वो है पश्चिम बंगाल, वो क्षेत्र हमारे में। लेकिन पहले की जब आप बंगाल कहेंगे तो यानी आप बिहार को कह रहे हैं। बंगाल में तब बिहार आता था, बंगाल में उड़ीसा आता था, बंगाल में झारखंड आता था, बंगाल में पश्चिम बंगाल आता था, बंगाल में बांग्लादेश आता था, आसाम का कुछ भाग आता था और म्यांमार का कुछ भाग आता था। ये सारा क्षेत्र लेकर तब बंगाल कहा जाता था। और वो भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था और भारत का सबसे ज्यादा धनाढ्य क्षेत्र था। भारत का सबसे बड़ा राज्य था। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां रहती थी। क्लियर है? वो बंगाल की बात हो रही है। बंगाल मतलब आज के किसी एक राज्य को लेकर मत समझिएगा। बंगाल यानी विस्तृत बंगाल। क्लियर है? तो बंगाल में एक क्षेत्र है राजशाही नामक एक बंगाल में क्षेत्र था। और वहां की जो जमींदारी थी, वहां की जो जमींदार थे, वहां जमींदार पुरुष नहीं थी, महिला थी। उनका नाम था रानी भवानी। क्या नाम था? रानी भवानी। तो आप जानते हैं कि बंगाल वाला जो क्षेत्र है अक्सर वहां बाढ़ आ जाया करती है। ठीक है? आज भी बिहार का शोक और उड़ीसा का शोक कुछ नदियों को कहा जाता है। किन नदियों को कहा जाता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बड़े स्तर पर बाढ़ आती है आज भी। तो तब भी बाढ़ आई और रानी भवानी का जो पूरा क्षेत्र था वो डूब गया। और क्षेत्र डूब जाने की वजह से, फसल नष्ट हो जाने की वजह से रानी भवानी ने फसल यानी उस बार सरकार को, अंग्रेजी सरकार को लगान नहीं दिया। क्लियर हो गया? फिर से समझिएगा। राजशाही नामक एक इलाका था जहां पर जो जमींदार थी वो रानी भवानी थी। बाढ़ में उनकी सारी फसल नष्ट हो गई। क्लियर है? और उन्होंने इस कारण से क्या नहीं दिया? लगान नहीं दिया। ठीक? इसलिए उस साल रानी भवानी कंपनी को टैक्स नहीं दे पाई। वॉरेन हेस्टिंग ने रानी भवानी पर आक्रमण कर दिया। उसने 22 लाख रुपए लिया और उनसे जमींदारी भी छीन ली। अब ये बात वॉरेन हेस्टिंग को बड़ी बुरी लगी। अरे मेरे राज्य में ये कोई महिला जमींदार है और वो टैक्स नहीं दे रही है, आक्रमण करो उस पर। तो वॉरेन हेस्टिंग ने रानी भवानी पर आक्रमण कर दिया, यानी कि बांग्लादेश का जो क्षेत्र था उस पर आक्रमण कर दिया। राजशाही वाला क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके रानी भवानी को जीत लिया। रानी भवानी को जीतने के बाद उनसे 22 लाख रुपया लिया गया कि देखिए हमारी फौज वहां से यहां आई। ठीक है? अब भाई कलकत्ता में हमारी फौज है, कलकत्ता से आ रही है बांग्लादेश तक, तो क्या करिए, हमें 22 लाख रुपए दीजिए। तो 22 लाख रुपए लिया और कहा कि ठीक है, आज के बाद आप जमींदार नहीं रहेंगे। किसे कहा गया? रानी भवानी से कहा गया। रानी भवानी को ये बात लगी कि अरे ये तो हमसे 22 लाख रुपया भी लिया और कह रहा है कि जमींदार भी नहीं रहेंगे। रानी भवानी ने इनकी शिकायत, यानी वॉरेन हेस्टिंग की शिकायत कर दी। कहां? काउंसिल में। हमने पहले बताया था कि काउंसिल होती है। काउंसिल में 4 व्यक्ति होते हैं और एक कौन होता है? गवर्नर जनरल होता है। तो यानी कुल 5 व्यक्ति हो गए काउंसिल में। ठीक है? तो काउंसिल में इसकी शिकायत कर दी। रानी भवानी को जो धन था यानी 22 लाख रुपए वो तो नहीं दिया गया, लेकिन इनकी जमींदारी इनको वापस लौटा दी। अब इसमें रानी भवानी की बात कहां से आ गई? तो हम बस वॉरेन हेस्टिंग के किस्सों की एक कड़ी बस बता रहे हैं ताकि आप वॉरेन हेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा जान लें कि किस प्रकार का आदमी है। चेत सिंह के बारे में हमने पढ़ा दिया है। अब रानी भवानी के बारे में अलग से पढ़ाना थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। चेत सिंह के साथ जैसा हुआ तो आप ये मत सोचिए कि बस चेत सिंह के साथ ही वैसा हुआ। चेत सिंह के साथ वैसा हुआ, गोरख में वैसे कांड हुए, अब बंगाल में रानी भवानी के साथ ऐसा हो रहा है। क्लियर है? यानी वॉरेन हेस्टिंग जो पैसा है उसके प्रति बहुत लगाव रख रहा है और उसे किसी चीज से लेना देना नहीं है, बस अपना खजाना भरना है, वो भी अपना पर्सनल खजाना, कंपनी का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रानी भवानी से जमींदारी वॉरेन हेस्टिंग ने छीन ली। रानी भवानी ने काउंसिल में एप्लीकेशन दिया कि भाई इन्होंने हमारी जमींदारी छीन ली, हमसे 22 लाख रुपया भी लिया,
काउंसिल ने उनको जमींदारी वापस दे दी, लेकिन 22 लाख रुपया कंपनी के अकाउंट में जमा कर दिया गया और नहीं लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी भवानी ने कलकत्ता काउंसिल में अर्जी दी, उन्हें पैसा तो नहीं मिला लेकिन उन्हें जमींदारी वापस मिल गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। 1774 में ऐसा ही कुछ वर्धमान रियासत के साथ भी हुआ। यहां राजा तिलक चंद्र राय, क्या नाम है, राजा तिलक चंद्र राय की मृत्यु के बाद जमींदारी का काम रानी विष्णु कुमारी कर रही थी। ठीक है, कहां की बात है, वर्धमान। बताइए कमेंट बॉक्स में वर्धमान किस राज्य में है वर्तमान समय में। तो वर्धमान जो है तो बंगाल, उस समय बंगाल ही था, लेकिन वर्धमान अभी वर्तमान में किस राज्य में है। ठीक है, तो वर्धमान जो था, वर्धमान वाला क्षेत्र, वहां के जमींदार कौन थे, तो तिलक चंद्र राय जी थे। अब तिलक चंद्र राय जी वर्धमान के जमींदार हैं। अब तिलक चंद्र राय जी की मृत्यु हो जा रही है, तो तिलक चंद्र राय की मृत्यु के बाद वहां की जमींदारी कौन संभाल रही है, तो रानी विष्णु वहां की जमींदारी संभाल रही है। क्लियर? क्या हुआ कि वर्धमान क्षेत्र बंगाल का एक वर्धमान क्षेत्र है, वहां के जो राजा हैं या जो जमींदार हैं, राजा तो नहीं कहेंगे, जमींदार ही कहिए, जो जमींदार है तिलक चंद्र राय, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो तिलक चंद्र राय की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी विष्णु वहां की जमींदारी संभालती है। क्लियर है? अब ये बात जब पता चलती है कि इसको वॉरेन हेस्टिंग को, तो वॉरेन हेस्टिंग एक कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, तो एक व्यक्ति को, अब उनका एक पुत्र भी है, किसका पुत्र है, रानी विष्णु का एक पुत्र है। चलिए अगली लाइन पे आते हैं। उनका एक 6 साल का बेटा था। यह देखकर हेस्टिंग ने एक ब्रज किशोर नामक एक आदमी को लड़के का गार्जियन बना दिया, जबकि रानी अभी जिंदा थी। ठीक, फिर से आइए। वर्धमान बंगाल का वर्धमान क्षेत्र है, उस बंगाल के वर्धमान क्षेत्र के ब्रजकिशोर नामक तिलक चंद्र राय नामक एक जमींदार हैं। तिलक चंद्र राय की मृत्यु हो गई। तिलक चंद्र राय की मृत्यु के बाद उनकी जो रानी है वो वहां की जमींदारी संभाल रही हैं। उस राजा की मृत्यु के समय उनके पास एक 6 साल का पुत्र है। अब जो 6 साल का पुत्र है उसका गार्जियन, स्वाभाविक बात है राजा नहीं है तो उसका गार्जियन कौन हुआ, रानी विष्णु देवी, जो उसकी माँ है। माँ तो जन्मजात गार्जियन है, पिता हो या ना हो, माँ जन्मजात गार्जियन है। लेकिन जब राजा की मृत्यु होती है तो वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है कि उस बच्चे की देखभाल के लिए गार्जियन के तौर पर माँ को नियुक्त नहीं करता है। नहीं, माँ देख रेख करेगी नहीं, ऐसा नहीं। देख रेख कौन करेगा, तो देख रेख करेगा उनका 6 साल का बेटा। अरे 6 साल का बेटा तो देख रेख करेगा ही, बेटे की देख रेख कौन करेगा, तो ब्रज किशोर करेंगे। यानी कि ब्रज किशोर सिर्फ बेटे की देख रेख नहीं करेंगे, बल्कि ब्रज किशोर पूरे वर्धमान क्षेत्र की देख रेख करेंगे। और वर्धमान क्षेत्र से जो भी पैसा मिलेगा वो किसको भेजेंगे, वो कंपनी को नहीं भेजेंगे, वो वॉरेन हेस्टिंग को भेजेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग को ब्रज किशोर को बनाने का फायदा क्या हुआ, ब्रज किशोर भी कुछ कमा लेंगे और वॉरेन हेस्टिंग भी कमा लेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रज किशोर जो आदमी है किसका है, वॉरेन हेस्टिंग का है। तो यहां से वर्धमान से जो भी कमाई होगी वर्धमान को लूट करके एक तरह से, वो ब्रज किशोर किसको देंगे, तो ब्रज किशोर देंगे सीधे हेस्टिंग को। आगे बढ़ता है। ठीक है, हेस्टिंग ने ब्रज किशोर नाम एक आदमी को लड़के का गार्जियन बना दिया। रानी अभी जिंदा थी, जबकि मां लड़के की है। अब मां को एक तरह से उस रियासत से अलग रखा गया है। अलग रखने का मतलब कि नहीं कि बंगाल से हटा दिया गया, नहीं, बंगाल में ही है, लेकिन वर्धमान में जो राजनीतिक कार्य हो रहे हैं, जो आर्थिक कार्य हो रहे हैं, उन सब चीजों में उनको इन्वॉल्व होने नहीं दिया जा रहा है। उनके लड़के के नाम पे सारा कार्य हो रहा है, और कार्य कौन कर रहा है, ब्रज किशोर कर रहे हैं। सारा लाभ कौन ले रहा है, ब्रज किशोर ले रहे हैं। और ब्रज किशोर सारा लाभ लेकर के किसको दे रहे हैं, तो हेस्टिंग को दे रहे हैं। सारा लाभ लेकर किसको दे रहे हैं, हेस्टिंग को दे रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी ने इसकी शिकायत काउंसिल में की, तब पता चला कि ब्रज किशोर हेस्टिंग को डायरेक्ट पैसा पहुंचा रहा था। इससे कंपनी को कोई लाभ नहीं था। तो रानी ने क्या किया, रानी ने किया, कौन सी रानी ने, रानी विष्णु ने। रानी विष्णु को जब पता चला कि भाई
ये तो एक तरह से मेरे बच्चे का उपयोग करके, मेरे बच्चे का गार्जियन बना करके ये ब्रजकिशोर को झूठे मेरे ही रियासत में रखा गया है, और ये सारा धन मेरी रियासत का लेकर के किसको दे रहा है? तो हेस्टिंग को दे रहा है। और हेस्टिंग को दे भी रहा है तो हेस्टिंग के द्वारा वो पैसा कंपनी को नहीं प्राप्त हो रहा है, बल्कि वो जो पैसा है वो किसको प्राप्त हो रहा है? वो सारा का सारा हेस्टिंग के जेब में जा रहा है, कंपनी को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। तब रानी विष्णु ने हेस्टिंग के खिलाफ कंप्लेन कर दिया। कहां कंप्लेन किया? तो काउंसिल में कंप्लेन किया। ठीक है, और जब काउंसिल ने कंप्लेन किया तो फिर वो अलग बात है। और तब तक हेस्टिंग ने कितना कमा लिया था? तो 50,000 रुपए कमाए थे। ठीक, हाँ, फिर काउंसिल में जब अपील हुआ तो फिर काउंसिल ने कहा कि ठीक है भाई, गार्जियन जो है रानी विष्णु रहेंगी। गार्जियन ये आदमी कैसे रहेगा? तो आप देख रहे हैं हेस्टिंग के किस्से। ठीक, अभी रानी भवानी वाला किस्सा आपने देखा कि रानी भवानी की जमींदारी ले ली और उनसे 22 लाख रुपए भी ले लिया। दूसरा, रानी विष्णु का किस्सा आपने देखा कि रानी विष्णु के जीवित रहते ही उनके पुत्र का गार्जियन ब्रजकिशोर बन गया है और ब्रजकिशोर बंगाल पर या वर्धमान पर राज कर रहा है, जबकि ब्रजकिशोर का कुछ है ही नहीं कहीं भी। ठीक, आपने चेत सिंह का किस्सा देख लिया कि चेत सिंह के पास क्या हो रहा है। चेत सिंह की लूट देख ली, बनारस पर उनका आक्रमण देख लिया, अवध के बेगमों की लूट देख ली, और यही सारे कारण कहीं ना कहीं चल के बाद में बनेंगे जो हेस्टिंग को एक विवादित व्यक्ति बनाएंगे, या जो बाद में हेस्टिंग पर महाभियोग का लंदन में कारण बनेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नंद कुमार कंपनी के लिए टैक्स कलेक्टर का कार्य करते थे। अब हम आते हैं नंद कुमार पे। जो मूल केस था हम लोगों का, जिसके बारे में आज हमें बात करनी थी कि नंद कुमार को फांसी। तो नंद कुमार कौन थे? तो नंद कुमार कंपनी के लिए टैक्स कलेक्टर का कार्य करते थे। टैक्स कलेक्टर यानी वहां से धन लेना, कंपनी के लिए धन लेना, धन ले रहे थे कंपनी के लिए, कलेक्टर का कार्य करते थे। उनके अंतर्गत वर्धमान, नदिया और हुगली का इलाका आता था। उनके अंतर्गत कौन सा इलाका आता था? वर्धमान का इलाका आता था, नदिया का इलाका आता था और हुगली का इलाका आता था। किसके अंतर्गत? नंद कुमार के अंतर्गत। यानी ये इतने क्षेत्रों से कलेक्टर का कार्य करते थे, यानी इतने क्षेत्रों से धन वसूलते थे, निकालते थे, धन लेते थे, इतने क्षेत्रों से। कौन कौन क्षेत्रों से? किसके लिए धन लेते थे? अंग्रेजों के लिए। कौन कौन क्षेत्रों से? फिर से देख लीजिए। नदिया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा नदिया कहां है। हुगली, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हुगली कहां है। वर्धमान, तो वर्धमान, नदिया और हुगली, ये तीनों को बताइएगा कि कहां है। ठीक है, वर्धमान, नदिया और हुगली, ये तीनों ऐसे स्थान से जहां से नंद कुमार टैक्स लेते थे। इन स्थानों से लगान एक तरह से लेते थे और लगान लेकर के सरकार को देते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च 1775 को नंद कुमार ने कलकत्ता काउंसिल को एक खत लिखा। इस खत में नंद कुमार ने बताया कि हेस्टिंग ने मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 2.5 लाख की उगाही की है। अब बात आई कि 1 मार्च 1775 को नंद कुमार ने क्या किया? हेस्टिंग के विरोध में एक पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? तो कलकत्ता काउंसिल को। और उस पत्र में इन्होंने कहा, नंद कुमार ने कहा कि भाई जो मीर जाफर हैं, उनकी जो विधवा थी मुन्नी बेगम, उनसे हेस्टिंग ने 2.5 लाख रुपए लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मीर जाफर कौन? मीर जाफर याद है या नहीं याद है? याद करिए। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला 1757 प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, वही है मीर जाफर। ठीक, तो उस मीर जाफर की मृत्यु हो गई, ये आप जानते हैं।
मीर जाफर की क्या हो गई? मीर जाफर की मृत्यु हो गई 1765 में। ठीक, मीर जाफर को आप जानते हैं कि 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और 1757 से लेकर के 1760 तक वो बंगाल के नवाब रहे। उसके बाद 1760 में मीर जाफर को हटाया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया, क्योंकि मीर जाफर ने डचों के साथ मिलकर के अंग्रेजों को हटाने का प्रयास किया था। ठीक, लेकिन फिर जब मीर कासिम भी धोखेबाज निकल गया अंग्रेजों की नजर में, तब मीर जाफर को फिर से 1763 में नवाब बना दिया गया और 1765 तक ही राज्य कर पाए। 1765 में वो मर गए। तो 1765 में, ठीक है, क्लियर है, तो उन्होंने कहा कि जो विधवा मुन्नी बेगम है, तो मुन्नी बेगम चाहती थी कि भाई मेरा जो पुत्र है, आप जानते हैं कि इनका पुत्र जो था वो जल्दी मर गया। ठीक है, उस बातों को हम फिर से यहां नहीं लाएंगे। तो एक छोटा पुत्र था, मीर जाफर का छोटा पुत्र, बड़ा पुत्र पहले ही मर गया था, जिसके बाद से युद्ध शुरू हुआ कि कौन बंगाल का नवाब बनेगा, और बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर कासिम, इसी का दामाद। तो मीर जाफर का एक और पुत्र था, उसी पुत्र का गार्जियन बनने के लिए इस मुन्नी बेगम ने हेस्टिंग को 2.5 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 2.5 लाख रुपए हेस्टिंग को दे दिए। मीर जाफर की मृत्यु के बाद अपने ही पुत्र का गार्जियन बनने के लिए ये देखिएगा, मीर जाफर मान लीजिए यहाँ के बंगाल क्षेत्र के, ठीक, मीर जाफर का पुत्र मीर जाफर का, मीर जाफर की पत्नी मीर जाफर की, ठीक, मीर जाफर का राज्य मीर जाफर का, और राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मीर जाफर का लड़का। और उस लड़के का गार्जियन बनने के लिए मुन्नी बेगम पैसा दे रही हैं, जबकि आप वो गार्जियन हैं। तो देखिए किसको दे रही हैं? अंग्रेज को दे रही है, यानी हेस्टिंग को दे रही है। अपने ही बेटे का गार्जियन बनने के लिए 2.5 लाख रुपया दे रही है। ठीक, और ये बात किसने लिखा? तो नंद कुमार ने 1 मार्च 1775 को नंद कुमार ने काउंसिल को खत लिखा और उसमें 2 बातों का जिक्र किया। एक ये, चलिए अभी दूसरी बात नहीं कह रहा है, पहली बात करें। पहला बात क्या कि भाई साहब जो मीर जाफर हैं उनकी विधवा से हेस्टिंग ने 2.5 लाख रुपए लिए थे घूस के तौर पर, और वो पैसा कंपनी को नहीं गया बल्कि हेस्टिंग को गया। ध्यान रखिएगा, ये जो अमाउंट हम बता रहे हैं ये अमाउंट आज का अमाउंट नहीं है, आज का 2.5 लाख रुपया मत समझ लीजिएगा, ये उस समय का यानी 1775 की बात है। और उस समय 1765-75 में ये 2.5 लाख रुपया बहुत है, और उसका अनुमान भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि 1970 के दशक में अगर 1,000 रुपया देखे जाए तो आज के लगभग 45,000 कुछ रुपया होगा 1970 का दशक, और 1775 के दशक का 65 के दशक की बात है, तो उस समय का पैसा आज के समय में बहुत पैसा हो जाएगा। तो 2.5 लाख रुपया यानी बहुत पैसा समझ लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंद किशोर ने एक खत लिखा और खत में कलकत्ता काउंसिल को बताया कि 2.5 लाख रुपया इसने घूस लिया है, इस आदमी ने जिसको आपने घूस रोकने के लिए बंगाल की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए नियुक्त किए हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाए हैं, इस आदमी ने क्या लिया? 2.5 लाख रुपया का घूस ले रहा। अब एक बात ये और उठ जा रही है कि भाई साहब नंद कुमार तो स्वयं कंपनी के लिए कार्य करते हैं, तो कंपनी के सबसे बड़े उच्चाधिकारी के बारे में आखिर ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्या इनको डर नहीं है? ये कंपनी का विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई क्रांतिकारी तो है नहीं कि क्रांति की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? तो इसकी भी, अब इनका भी एक पॉइंट है, ये चाहते थे दीवान बनना, कि मैं दीवान बन जाऊं और मेरा बेटा भी दीवान बन जाए, और इसके लिए इन्होंने भी वॉरेन हेस्टिंग को बहुत सारा धन दिया था कि वॉरेन हेस्टिंग जी हमको भी क्या करिए, दीवान बना दीजिए, हमारे बेटे को भी दीवान बना दीजिए। और वॉरेन हेस्टिंग ने इनसे खूब धन लिया, लेकिन इन दोनों को दीवान नहीं बनाया। अब ये बात कहीं ना कहीं नंद कुमार को बुरी तो लगेगी कि भाई हमको ठगा है, हमको दीवान तो बनाया नहीं, हमको ठग दिया। तो ये बात इन दोनों लोगों को बुरी लगी, तो ये कहीं ना कहीं काउंसिल के लोगों से मिले। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा
उस समय काउंसिल में कुल 4 मेंबर हैं, ठीक, और 4 में से जो 3 मेंबर हैं वो हेस्टिंग के विरोध में हैं। वो लोग हेस्टिंग को हटाना चाह रहे हैं। हर जगह ऐसा होता है कि किसी पोस्ट पर कोई है तो कोई लोग उसके विरोध में, कोई लोग उसके समर्थन में होते हैं। तो हेस्टिंग के 3 लोग विरोध में हैं। तो उन तीनों लोगों के चढ़ाने पर ही, कौन कौन लोग थे अभी बात करेंगे, उन तीनों लोगों के चढ़ाने पर ही नंद कुमार ने ये लेटर लिखा था काउंसिल को। काउंसिल के ही मेंबर के चढ़ाने पर नंद कुमार ने काउंसिल को 1 मार्च 1775 को लेटर लिखा कि वॉरेन हेस्टिंग ने मुझसे, मेरे बेटे से और मुन्नी बाई से इतना 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 रकम उगाही धनुगाही की ली, और जो कि कंपनी के खजाने में नहीं डाला गया है बल्कि उसने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए वो पैसा लिया है, और ये बात कंपनी को नहीं बताई गई है। यानी इसने घूस लिया है, चोरी की है। क्लियर बात है, आगे बढ़ते। हेस्टिंग ने यह रकम मुन्नी बाई से उसके बेटे का गार्जियन बनाने के लिए घूस के तौर पर ली थी। उस वक्त के लिए काउंसिल ने ही नंद कुमार को प्रोत्साहित किया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। कलकत्ता काउंसिल में उस समय कुल 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल को छोड़कर। हमने बताया कि कलकत्ता काउंसिल में उस समय कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल को छोड़ करके। यानी वॉरेन हेस्टिंग भी काउंसिल का सदस्य है, क्योंकि गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य होगा ही होगा। तो गवर्नर जनरल को छोड़कर भी 4 सदस्य हैं। कौन कौन वो सदस्य हैं देख लीजिए। मोंसुल है, क्लेवरी है, कौन कौन, मोंसुल, क्लेवरी, फ्रांसिस और ब्रेवेल। कौन कौन 4 लोग हैं काउंसिल के सदस्य, 4 लोग कौन कौन से हैं, फिर से देखिए। मोंसुल, क्लेवरी, फ्रांसिस, ब्रेवेल और हेस्टिंग, कुल 5 हो गए। हेस्टिंग को छोड़कर 4 हैं काउंसिल के सदस्य, मोंसुल, क्लेवरी, फ्रांसिस और ब्रेवेल। ठीक। काउंसिल में उस समय 2 पक्ष था। हमने पहले ही बताया काउंसिल में उस समय कितने पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं। एक पक्ष जो कि हेस्टिंग का पक्षधर है, यानी हेस्टिंग के पक्ष में है, और एक पक्ष जो हेस्टिंग के विरोध में है, जो हेस्टिंग को हटाना चाह रहा है। पक्ष, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। गवर्नर जनरल यानी हेस्टिंग के पक्ष में थे ब्रेवेल। हेस्टिंग के पक्ष में कौन है, ब्रेवेल है। ब्रेवेल हेस्टिंग के पक्ष में है। बाकी मोंसुल, क्लेवरी और फ्रांसिस ये इनके विपक्ष में है, हेस्टिंग के विपक्ष में। कैसे समझिए, कलकत्ता काउंसिल में कुल 5 मेंबर है। पहला हेस्टिंग स्वयं, अगला मोंसुल, क्लेवरी, फ्रांसिस और ब्रेवेल। ठीक। अब इन 5 लोगों में 2 गुट है, एक हेस्टिंग का ग्रुप और दूसरा मोंसुल का ग्रुप या फ्रांसिस का ग्रुप। तो मोंसुल के ग्रुप में मोंसुल है, क्लेवरी है और फ्रांसिस है, और हेस्टिंग के ग्रुप में ब्रेवेल और हेस्टिंग है। क्लियर है, आगे बढ़िए। तो इन्हीं तीनों के कहने पर, मोंसुल, क्लेवरी और फ्रांसिस, खासतौर पर फ्रांसिस के कहने पर ही नंद कुमार ने 1 मार्च 1775 को काउंसिल को लेटर लिखा, और उस लेटर में खुद का घूस देना, अपने बेटे का घूस देना तथा मुन्नी बाई का 2.5 लाख रुपए का घूस देना भी इन्होंने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गवर्नर जनरल के विपक्ष में थे मोंसुल, क्लेवरी और फ्रांसिस। आगे बढ़ते हैं। फिलिप फ्रांसिस ने नंद कुमार के लेटर को कलकत्ता काउंसिल के सामने पेश किया। किसने पेश किया, फिलिप फ्रांसिस ने नंद कुमार का जो लेटर, जिसको उन्होंने ही नंद कुमार को प्रोत्साहित करके लिखवाया और मंगवाया था, तो उस फिलिप फ्रांसिस ने जब काउंसिल की बैठक हुई, उस बैठक में उस लेटर को प्रस्तुत किया गया, लेटर को पढ़ा गया। अब भाई लेटर को पढ़ा गया तो ऐसा तो है नहीं कि लेटर को पढ़ के बस मान लिया जाएगा कि नहीं बात साबित हो गई। तो क्या किया गया, पहले सिर्फ लेटर को काउंसिल के सामने यानी 5 लोगों के सामने उस लेटर को क्या किया गया, पढ़ा गया। उस लेटर में 2 चार्ज लगाए थे नंद कुमार ने। पहला चार्ज कि इन्होंने मुन्नी बाई से 2.5 लाख रुपए लिया, किसने, हेस्टिंग ने। और दूसरा चार्ज कि मुझसे और मेरे बेटे से को दीवान बनाने के लिए पैसा लिया। 2 चार्ज लगाया। किसने लगाया, नंद कुमार ने। किस पर लगाया,
हेस्टिंग पर लगाया। ठीक है, क्या लगाया? धन लेने का यानी घूसखोरी का चार्ज लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, अपने और अपने बेटे के दीवान बनाए जाने के संदर्भ में जब लेटर काउंसिल के सामने आता है तब मॉनसूल नंद कुमार को सम्मन करता है, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग इसका विरोध करता है। ब्रेवेल नंद कुमार से कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कीजिए। ठीक, अब काउंसिल का जो हेड है वो कौन है? खुद हेस्टिंग है। तो हेस्टिंग कहता है कि देखिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, नंद कुमार को बुलाया नहीं जाएगा। हाँ, लेटर है, लेटर को इग्नोर करिए, कोई वो जरूरी नहीं। जो हेस्टिंग के पक्ष का आदमी है कौन? ब्रेवेल। ब्रेवेल कहता है कि देखिए नंद कुमार जी, ये लेटर लीजिए, जो भी शिकायत है आपकी उस बात को लीजिए और लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां पर आप केस करिए। ठीक, यहां पर काउंसिल के सामने आपको कुछ करने की कहने की जरूरत नहीं। क्लियर है? फिर से समझिएगा। काउंसिल के सामने नंद कुमार ने खत लिखा। वो काउंसिल का खत खुद काउंसिल के मेंबरों ने ही एक तरह से नंद कुमार को प्रोत्साहित करके लिखवाया था, मॉनसूल क्लेवरी और फ्रांसिस ने। ठीक, फ्रांसिस ने वो खत को काउंसिल के सामने पढ़ा और उन्होंने अपील की कि नंद कुमार को बुलाया जाए, लेकिन हेस्टिंग ने इस बात के लिए मना कर। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद जांच अधिकारी क्लेवरी को बनाया जाता है और क्लेवरी नंद कुमार को काउंसिल के सामने पेश होने के लिए कहता है और अपना अपराध साबित करने के लिए। ठीक, अब अभी तक तो हेड कौन थे? हेस्टिंग थे, लेकिन अब ये बात तूल पकड़ने लगती है। क्या हुई? ये बात तूल पकड़ने लगी। तो जांच अधिकारी किसको नियुक्त कर दिया गया कि भाई अब इस कोई भी मामला अगर तूल पकड़ने लगेगा तो जांच अधिकारी किसी को न किसी को बनाया जाएगा ना। तो जांच अधिकारी क्लेवरी को बनाया गया। किसको बनाया गया? क्लेवरी को। अब ध्यान दीजिए, जो क्लेवरी हैं वो हेस्टिंग के विपक्ष में हैं और जांच अधिकारी क्लेवरी हैं। यानी क्लेवरी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त है कि हेस्टिंग को गुनहगार साबित करना है, और हेस्टिंग चूंकि गुनहगार है भी, इतना ज्यादा घुसखोरी, इतना ज्यादा बेईमानी, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं कि सबको त्रस्त किए हुए हैं। ठीक, तो क्लेवरी क्या करते हैं? अब जब क्लेवरी जांच अधिकारी हो गए तो इस केस की सारी ताकत, सारी पावर किसके पास आ गई? क्लेवरी की। क्लेवरी के पास आ गई। क्लेवरी ने कहा कि नंद कुमार को बुलाया जाए। जब नंद कुमार आए तो नंद कुमार से फिर से कहा गया कि एक बात आप पूरी बात को विस्तार से बताइए। नंद कुमार ने पूरी बात को काउंसिल के सामने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से इन्होंने हमसे घूस लिया, मुन्नी बाई से घूस लिया, मुन्नी देवी से घूस लिया और मेरे बेटे से घूस लिया। किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो पैसा लेकर के इन्होंने कंपनी में जमा नहीं किया बल्कि अपने पास रखा, कंपनी को उस बारे में जानकारी भी नहीं दी। क्लियर है? ये सारा नंद कुमार ने बात कही। तो अब कहा गया नंद कुमार से कि ठीक है, जो अपराध है इसको साबित करिए। आप कैसे साबित करेंगे? इस बात को क्या करिए? साबित करिए। ठीक है, नंद कुमार अपनी बातों को काउंसिल के सामने रखता है और अपराध साबित हो जाता है। नंद कुमार एक दो गवाह मंगाते हैं। ठीक, वो गवाह गवाही देते हैं और उन गवाहों की गवाही से, पूरा हिसाब किताब बैठाने से, मुन्नी देवी के बयान से और उनके लेटरों से ये पता चल जाता है कि ये जो हेस्टिंग है ये क्या है? ये पैसा सही में लिए हैं। ये बात क्लियर हो गई, साफ साफ पता चल गया कि हेस्टिंग बेईमान है, भ्रष्ट हैं, रिश्वत लिए हैं। किसके कहने से? नंद कुमार के बयान से ये बातें पता चल गई कि हेस्टिंग क्या है? रिश्वतखोर है। आगे बढ़ते हैं। अपराध साबित होने पर वारेन हेस्टिंग से कहा जाता है कि आप कंपनी की ट्रेजरी में 3,54,000 जमा कराएं। ठीक, फिर से समझिए बात को। हेस्टिंग है यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल, और बंगाल के गवर्नर जनरल जो हेस्टिंग है, ये इन्होंने नंद कुमार से कहा कि देखिए हमें कुछ पैसा दीजिए, घूस दीजिए और हम आपको दीवान बना देंगे। नंद कुमार ने पैसा दिया, उनके बेटे ने भी, नंद कुमार के बेटे ने भी पैसा दिया और उन्होंने उनको दीवान नहीं बनाया। अब जब दीवान नंद कुमार नहीं बने तो कहीं ना कहीं काउंसिल के पास गए, बातें हुई। काउंसिल के जो सदस्य हेस्टिंग के विरोध में थे
मॉन्सूल क्लेवरी और फ्रांसिस, उन्होंने नंद कुमार को अपनी तरफ मिलाया और नंद कुमार से कहा कि नंद कुमार जी आप एक लेटर लिखिए और हेस्टिंग ने जितने भी ये गड़बड़ कार्य किए हैं उसमें उस लेटर में लिखिए और काउंसिल को उसे समर्पित करिए। ठीक, नंद कुमार ने लेटर लिखा, अपनी बात और मुन्नी बाई की बात, ठीक, विधवा मुन्नी बेगम की बात को उसने उसमें लिखा लेटर में, और फाइनली अपनी बात को उसने कहीं ना कहीं काउंसिल के सामने साबित कर दिया। अब अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी लज्जित है, घुसखोरी का आरोप लग चुका है, मुकदमा साबित हो चुका है और उसको दंड भी दिया जा चुका है। दंड क्या दिया गया? 3,54,000 जमा करवाना है उनको ट्रेजरी में, यानी कि जो कंपनी का खजाना है उसमें जमा कराना है 3,54,000 जितना उन्होंने घूस लिया। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार करने वाली है। किसको? हेस्टिंग को, वॉरेन हेस्टिंग को ये बात बहुत शर्मसार करने वाली है कि इतने बड़े व्यक्ति को इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए भी एक मामूली से जमींदार ने एक आरोप लगाकर उस पर वो आरोप साबित कर दिया और उसको 3,54,000 रुपया कंपनी में जमा करना होगा। ये बहुत बुरा हुआ उसके लिए और ये कहीं ना कहीं उसने नंद कुमार से रोष पाल लिया, नंद कुमार से नाराज हो गया और ये ठान लिया कि इस आदमी को सबक सिखाना है, किसी न किसी प्रकार से इसको फंसाना है और इसको इसकी औकात दिखाना है। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने अपने मन में सोच लिया। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, इस घटना के बाद ही वॉरेन हेस्टिंग नंद कुमार को सबक सिखाना चाहता है। क्लियर हो गई बात। राजा नंद कुमार एक हिंदू ब्राह्मण थे। अब राजा नंद कुमार कौन है? तो पहली बात तो हिंदू है और दूसरी बात ब्राह्मण है। ये केस इतना पॉपुलर होने का जो सबसे बड़ी बात थी वो ये बातों में ये बात ये भी थी कि आज तक कभी ब्राह्मण को फांसी नहीं हुई थी। कलकत्ता में ज्यादातर लोग जो फांसी देखने आए वो यही देखने आए कि अरे बाप रे ये कैसा न्याय, ये तो हमका आज तक कभी न किसी ने सुना था, कभी किसी ने नहीं सुना और ना ही कभी किसी ने देखा कि ये ब्राह्मण को फांसी दी जा रही हो। ऐसा कभी संभव ही नहीं था, ब्राह्मण को फांसी कभी नहीं दी गई थी। चलिए बंगाल में जब तो कौन थे? नंद कुमार एक हिंदू ब्राह्मण थे और बंगाल में एक जमींदार थे। राजा नंद कुमार कंपनी के लिए एक वफादार आदमी भी थे, यानी कंपनी के लिए कार्य करते थे। ठीक, हिंदू ब्राह्मण थे और बंगाल के जमींदार थे। कौन? नंद कुमार। आगे बढ़ते हैं। 4 महीने बाद नंद कुमार को एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया और कुछ समय बाद उन पर एक और मुकदमा केस लगा दिया गया। नंद कुमार को क्या कर लिया गया? अब वॉरेन हेस्टिंग के दिमाग में थे नंद कुमार कहीं ना कहीं, तो उन पर बढ़िया से आरोप लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर फिर एक और मुकदमा लगा दिया गया। चलिए, आरोप लगाया गया कि 5 साल पहले नंद कुमार ने एक जाली दस्तावेज तैयार किया था। ब्रिटेन का कानून उस समय जाली दस्तावेज पर मौत की सजा देता था। ठीक, आरोप क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया कि भाई साहब नंद कुमार ने एक जाली दस्तावेज तैयार किया है और एक आदमी को फ्रॉड किया है। और भी कब? 5 साल पहले, जब सुप्रीम कोर्ट बना ही नहीं था, उससे पहले की घटना हो रही है, उससे पहले की बात हो रही है। और ये तो संभव ही नहीं कि जब कोर्ट बना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट बना ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट ऐसे चीजों पर फैसला दे जो उसके बनने से पहले की बात है। और अगर फैसला दे भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जून 1775 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई प्रारंभ हुई। मामला 5-10 साल पुराना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट बना भी नहीं था। मामला कब का था? 5-10 साल पुराना था और उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं बना था। तो ऐसे मामले की सुनवाई ही सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे मामले की सुनवाई होने लगी तो कोई जाके औरंगजेब का मामला लेके जाएगा, कोई जाके जहांगीर का मामला लेके जाएगा, कोई और मामला, कोई और मामला, कोई और मामले आने लगेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है उस ऐसे कोर्ट का। लेकिन फिर भी इस कोर्ट में नंद कुमार के उस 5 से 10 साल पुराने मामले को सुना गया। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से फिक्स था कि नंद कुमार को किसी न किसी तरह फंसा करके उन्हें फांसी दे देनी है। आगे बढ़ते हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज एलिजा एम्पे थे, तो हेस्टिंग के साथ पढ़े थे और उनके दोस्त थे। हमने पहले ही बताया कि उस समय, या यूं कहें तो सुप्रीम कोर्ट के पहले जो जज थे वो एलिजा एम्पे थे और एलिजा एम्पे हेस्टिंग के साथ यूके में पढ़े।
ठीक है, यानी उनके दोस्त। तो वो जैसे कहेंगे, हेस्टिंग जैसे कहेंगे एलिजा पे वही करेंगे। क्योंकि सिर्फ जज उस समय नहीं बैठते थे, उस समय जूरी भी बैठती थी। जूरी यानी कुछ लोग भी बैठते थे और वो कुछ लोग भी बातें सुनते थे। किसकी? उस व्यक्ति की जो गुनहगार होता था। और फिर उसके बाद जितने लोग बैठे हैं जूरी में, उनका अनुपात निकाल करके उस व्यक्ति को दंड दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मामले में जो गवाह पेश किया गया वो हेस्टिंग का मुंशी था, जिसे बाद में इसका इनाम दिया गया। अब गवाह क्या कौन था? गवाह कौन था? तो गवाह हेस्टिंग का मुंशी था। अब हेस्टिंग का मुंशी है तो जो हेस्टिंग कहेंगे वही कहेगा। नंद कुमार पर, जो नंद गवाह कुमार के जालसाजी पर जो गवाही दे रहा था कि हाँ इन्होंने जालसाजी की है, वो कौन था? वो हेस्टिंग का मुंशी था। तो हेस्टिंग का मुंशी तो हेस्टिंग का ही साथ देगा, स्वाभाविक बात है। और इसका इनाम भी उसको बाद में भरपूर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नंद कुमार को अपने बचाव के लिए 2 वकील दिए गए, लेकिन उन्हें बंगला नहीं आती थी और नंद कुमार को अंग्रेजी नहीं आती थी। अब देखिए, मतलब मारने का पूरा प्लान था नंद कुमार को। नंद कुमार को 2 वकील ले दिए गए। चलिए लीजिए, नंद कुमार जी अपने बचाव के लिए 2 वकील ले लीजिए। नंद कुमार को 2 वकील दे दिए गए और वो दोनों वकील नंद कुमार का पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दिक्कत की बात यह कि उन वकीलों को बांग्ला नहीं आती थी। अब जब उन वकीलों को बांग्ला नहीं आती थी तो नंद कुमार से बात कैसे करेंगे? कैसे नंद कुमार से बात करेंगे? कैसे जानेंगे नंद कुमार के बारे में? अब आप कहेंगे क्यों, नंद कुमार को अंग्रेजी बोलना चाहिए था। अरे भाई साहब, अभी अंग्रेज उतने दिन से नहीं थे कि अंग्रेजी नंद कुमार जान लेते। नंद कुमार को अंग्रेजी नहीं आती थी, वकीलों को बांग्ला नहीं आती थी। यानी नंद कुमार अपनी कोई बात वकीलों को बता नहीं सकते थे और वकील कोई बात नंद कुमार की समझ नहीं सकते थे। तो जब ये वकील कोई बात नंद कुमार की समझ ही नहीं सकते हैं तो कोर्ट में कहेंगे क्या? ये देखिए, ये मारने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 दिन तक मुकदमा चलने के बाद नंद कुमार को फांसी की सजा हुई। जब यह खबर कलकत्ता में फैली, हंगामा मच गया, क्योंकि आज तक एक ब्राह्मण को फांसी न हुई थी, न किसी ने सुनी थी। ठीक है, 8 दिन तक केस चला नंद कुमार का सुप्रीम कोर्ट में और 8 दिन के बाद उन्हें फांसी दे दी गई। अब देखिए, फांसी दे यहां पर होना ही नहीं चाहिए था। कारण, क्योंकि किसी भी हिंदू कानून में फांसी था ही नहीं। तो जब हिंदू कानून में फांसी नहीं है तो आप कैसे दे देंगे फांसी? किसी मुस्लिम लॉ में भी किसी फर्जी दस्तावेज के लिए फांसी नहीं था, तब भी आप फांसी नहीं दे सकते। तो ये कैसे दे दिया गया फांसी? ये दे दिया गया ब्रिटिश कानून के अनुसार इनको फांसी। और ब्रिटिश कानून भारत की जनता कैसे जानेगी? भारत की जनता ब्रिटिश कानून जानती नहीं। ठीक, भारत में जो न्याय होते हैं हिंदू परंपरा के अनुसार होते हैं या मुस्लिम परंपरा के अनुसार होते हैं। तो ना मुस्लिम परंपरा से इनको सजा हुई, ना हिंदू परंपरा से इनको सजा हुई, ना हिंदू कानून से ना मुस्लिम कानून से। इनको सजा किस कानून से हुई? तो इनको सजा हुई ब्रिटेन के कानून से। और ब्रिटेन का कानून इंडिया का आदमी या बंगाल का आदमी क्या ही जानता है? कैसे जाने? उनके पास स्रोत क्या है ब्रिटेन का कानून जानने का? ब्रिटेन वालों ने तो उस समय तक कोई किताब सबको छाप के बांटी नहीं थी। वो जिस परिवेश में थे कानून उस हिसाब से लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानून कौन सा लगा? ब्रिटिश कंपनी का कानून या ब्रिटिश कंपनी का ब्रिटिश कानून लगाया गया यहाँ पर। क्लियर है? यूके का कानून से उन्हें फांसी हो गई, जो देना मतलब कोई मतलब ही नहीं था देने का। अब सोचिए, ये फांसी इतनी बुरी थी कि इस पर एक अंग्रेज ही लिखता है। क्या लिखता है? देख लीजिए। मिल लिखता है कि महाराजा नंद कुमार ने अपूर्व शांति और धैर्य के साथ मौत का सामना किया और बहुत से लोगों को बिलखता छोड़कर चला गया। इस केस के प्रसिद्ध होने का प्रमुख कारण यह था कि अपने बनने से पहले केस को सुप्रीम कोर्ट क्यों देखा जा रहा था। ऐसे तो बहुत से केस हो जाएंगे, यानी कि ऐसे केस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था जो घटना सुप्रीम कोर्ट के बनने से 5-10 साल पहले की। तो ऐसी घटना को सुप्रीम कोर्ट में लाने का ही कोई मतलब नहीं है। और अगर निर्णय हो भी रहा है तो हिंदू कानून या मुस्लिम कानून के अनुसार हो, बाकी कोई कानून से यहां फांसी देने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। नंद कुमार का जो परीक्षण था, यानी कि जब उनको सजा हो रही थी उस समय उनके
जो लोग सुनने वाले थे वो 12 लोग थे। 12 जूरी के सामने नंद कुमार का परीक्षण हुआ और उनको मौत की सजा हुई। नंद कुमार को जब फांसी की सजा हुई उस समय उनकी उम्र 70 साल की थी। यानी नंद कुमार कितने साल के थे? तो 70 साल के थे। और जिस कानून से इनको फांसी हुई थी वो 1728 में इंग्लिश अधिनियम के तहत ये कानून लाया गया था। 1928 का वो कानून था और ब्रिटेन का कानून था। उस कानून के अंतर्गत नंद कुमार को फांसी हुई। किसी भी हिंदू कानून या मुस्लिम कानून के अंतर्गत इनको फांसी नहीं दी गई थी। यानी जबरदस्ती का फांसी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में जो हिंदू थे उन्हें हिंदू कानून से सजा और जो मुस्लिम थे उन्हें मुस्लिम कानून से सजा होती थी। लेकिन नंद कुमार को ब्रिटेन लॉ के अनुसार फांसी हुई थी। बात समझ गए आप? अगर इंग्लिश लॉ के अंतर्गत यह कानून है तो भारतीयों को इसके बारे में पता ही नहीं था। अगर इंग्लिश कानून के अंतर्गत उनको फांसी हुई तो इन्हें कैसे पता रहेगा कि इंग्लिश कानून में क्या है? और वो भी ऐसे आदमी को जिसे अंग्रेजी नहीं आती है। या उस समय तो हम ये भी कह सकते थे कि इक्का दुक्का किसी को अंग्रेजी आती नहीं थी, कि अंग्रेजी किसी को नहीं आती थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग 3 साल गवर्नर और 10 साल गवर्नर जनरल रहा। उसका सारा शासनकाल भारतीय प्रजा और नरेशों के साथ घोरतम अन्यायों से भरा था। ठीक। मोहन कुमार ने नंद कुमार के खिलाफ आरोप लगाया था कि नंद कुमार ने बुलाकी दास को नामक एक व्यक्ति को धोखा दिया था। नंद कुमार ने किसको धोखा दिया था? किस व्यक्ति को धोखा दिया था? उसका नाम क्या था? तो बुलाकी दास। नंद कुमार, ऐसा बताया गया था लोगों द्वारा कि किसको नंद कुमार ने धोखा दिया था? तो बुलाकी दास को धोखा दिया। ठीक। तो फिर से एक बार इसको संक्षिप्त की कर लेते हैं इस पूरे केस को। आज हमने क्या पढ़ा? तो नंद कुमार को फांसी हमने पढ़ा। नंद कुमार को फांसी कब हुई? तो 1775 में हुई। नंद कुमार कौन थे? तो एक हिंदू ब्राह्मण थे और बंगाल के एक जमींदार थे, अंग्रेजों के वफादार थे। कुछ काउंसिल के लोग उसके फेवर में थे। काउंसिल के लोगों के चढ़ाने के अनुसार ही नंद कुमार ने हेस्टिंग के खिलाफ एक लेटर लिखा। काउंसिल में वो लेटर पास हो गया। हेस्टिंग पर आरोप सिद्ध हो गया। हेस्टिंग को 3,54,000 का जुर्माना भरना पड़ा, जिसकी वजह से हेस्टिंग बहुत ही नाराज हुआ नंद कुमार पर। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज एलिजा एम्पे के साथ मिल करके हेस्टिंग ने नंद कुमार को फांसी की सजा दिलवा दी। और ये फांसी मिलने वाली भारत की न्यायिक प्रणाली से पहली फांसी थी जो कि मुकदमा चला करके किसी को फांसी दिया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।